नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा शिखर क्लासेस पे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11th बायोलॉजी की क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द और देखते हैं जैव विविधता। जैव विविधता या फिर हम लोग इनको कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी है क्या? सबसे पहले हम लोग यदि देखें कि इस पृथ्वी पर जो जीव हैं उनकी संख्या कितनी है, या फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि अपने आसपास में जीवों को देखें तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव दिखाई देते हैं, जिनमें से कुछ सूक्ष्म जीव हैं। हालांकि सूक्ष्म जीव तो दिखाई देता नहीं है, लेकिन हम लोग उनको अनुभव करते हैं कि सूक्ष्म जीव हैं करके। उसके अलावा पेड़ पौधे हैं, उसके अलावा बहुत सारे जंतुएं हैं, है ना। तो इन सबको यदि हम लोग देखें तो ऐसा तो नहीं है कि सब के सब जो जीव जंतु है वो एक ही प्रकार की उनकी संरचना है, साइज भी एक ही जैसा है, शेप भी एक ही जैसे है, उनका जो आवास है ना, या फिर उनका जो रंग रूप है वो सब के सब एक जैसा तो है नहीं। ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग एक शब्द यूज करते हैं जिनको हम लोग कहते हैं जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब होता है जीवों में विविधता। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग यदि जैव विविधता को परिभाषित करें तो इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार से बनेगा कि जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहा जाता है। अब यदि हम लोग इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करें तो हम लोगों को ये पता चलेगा कि हम लोग खुद देखे हैं, क्या देखे हैं कि इतने सारे जीव हैं, सभी को हम लोग जीव कहते हैं कब, जब हम लोग मिला देते हैं पौधे, पेड़ पौधे प्लस जंतु प्लस सूक्ष्म जीव। अगर हम इन सभी को मिला दें तो हम लोगों को पूरा कहलाता है ये सब के सब जीव। अब ये जो जीव हैं वो सब के सब तो एक जैसे नहीं हैं, चाहे हम लोग इसके साइज के बारे में बात करें, शेप के बारे में बात करें, उनके अलावा इनके रंग रूप, इनके आवाज़, है ना। तो इन सबको यदि हम लोग देखें तो टोटली डिफरेंट होते हैं सब के सब जो है वो अलग अलग रहते हैं। कोई जल में रहेगा, कोई थल में रहेगा, है ना। तो ये सब के सब क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार से इनका आवास स्थान होता है और उसी के आधार पर इनके आकार वगैरह, इनके शरीर में पाई जाने वाली जो विभिन्नता होती है हम लोगों को दिखाई देती है, और हम लोग इसी को फिर हम लोग कहते हैं जैव विविधता। चलिए अब हम लोग यदि देखें कि इस पृथ्वी पर कितने जीव हैं ऐसा करके, तो हम लोगों को अभी तक जो है इस दशक में यह ज्ञात हुआ है कि इस पृथ्वी पर 5 से लेकर के 30 लाख जो जीव हैं इनके बारे में पता चला हुआ है। अब जो 5 से 30 लाख जीव हैं इनमें से 17 से 18 लाख जीवों की जातियों के बारे में पता चला है, जातियों के बारे में ज्ञात है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग ये देखें कि इस पृथ्वी पर कितने जीव हैं, है ना, संख्यात्मक मान हम लोग देखने को प्रयास करें तो यहाँ से अपने को ये पता चलता है वैज्ञानिक लोगों के द्वारा, वैज्ञानिक प्रमाण के द्वारा, कि 5 से 30 लाख जो जीव है इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जिनमें से 17 से 18 लाख जो जीव हैं उनकी जातियों के बारे में पता चल चुका है कि हाँ इस जाति के जो जीव हैं वो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। और उसके अलावा ये जो 17 से 18 लाख जो जीव हैं इनमें 12 लाख जो जातियां हैं, 12 लाख जो जीवों की जातियां हैं वो हैं जंतुओं की, तथा 5 से 6 लाख जो जातियां हो जाएंगी वो हो जाएंगी हम लोगों का पौधों का, ठीक है, प्लांट्स का। अब यदि हम लोग इनको देखें तो ये क्या हो जाएंगे, तो हम लोगों का जो हम लोग बोल रहे हैं ना जीव, तो जंतु, पौधों, इन सभी को मिला करके हम लोग कहते हैं जीव। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इनमें भी यदि हम लोग देखें कैसे, जंतु बोल दिए तो ऐसा तो नहीं है कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जंतु हो जाएंगे वो एक ही प्रकार के होंगे, सभी के सभी एक ही जैसे दिखाई देगा, ऐसा तो है नहीं। जैसे कि हम लोग देखते हैं एक मनुष्य का प्रजाति, तो एक मनुष्य के प्रजाति में भी क्या होता है, समानता के अलावा बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि एक मनुष्य जो है वो अलग रहेगा, दूसरा मनुष्य जो है वो अलग रहेगा, है ना। सभी के जो चेहरे वगैरह हैं, हाइट वगैरह है, कलर है उनके शरीर का, वो सब के सब क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो यही सब के सब जो कहलाता है वो कहलाता है हम लोगों का जैव विविधता, या फिर हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्स है सब चीज़, है ना।
क्योंकि समानता है यदि किसी प्रजाति में तो हाँ असमानता भी होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि जैव विविधता किसको कहते हैं। तो जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को हम लोग जैव विविधता कहेंगे। पौधे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हर जगह नीम का ही पौधा है या फिर नीम का ही पेड़ है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो किसी भी जो जाति है उनमें क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, और उसी को हम लोग कहते हैं जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी। यदि हम लोग ध्यान दें तो हम लोग अपने आसपास में खुद बहुत सारे ऐसे जो जीव हैं उनके बारे में यदि हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि हाँ जीवों में बहुत ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि एक तरफ हम लोगों को कोई सूक्ष्म जीव हो जाएगा जैसे कि अमीबा, उसके अलावा मैं बोल दूंगा क्लेमाइडोमोनास, ये सब के सब क्या हैं, सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव जिनको हम लोग क्या नहीं कर पाते, देख नहीं पाते हैं। और इसके विपरीत दूसरी तरफ जैसे कि हम लोगों को हो जाएगा यूकैलिप्टस रेगनेंस। ये एक पौधे का प्रजाति है और ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो यूकैलिप्टस रेगनेंस जो है वो इतना विशाल होता है कि इसकी लंबाई जो होती है वो 114 मीटर होती है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों को प्लांट्स का आ जाएगा। और उसके अलावा यदि हम लोग जंतु में देखें तो दूसरी तरफ जंतु में हम लोग यदि ध्यान दें तो हम लोगों को पता चलता है कि ये जो ब्लू व्हेल जो होता है, तो ब्लू व्हेल हम लोग ये मानते हैं कि इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे विशालकाय जो जीव है वो अपना ब्लू व्हेल ही है, जिसकी लंबाई 35 मीटर होती है तथा इसका वजन जो होता है वो 194 टन होता है। ठीक है, तो एक तरफ हम लोगों को सूक्ष्म जीव ऐसे भी जीव हैं जिनको हम लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे जीव है जिनको क्या है, एकदम बहुत विशाल काय जीव है ना, जो हम लोगों को आसानी से दिखाई दे जाते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पास प्लांट में भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा विभिन्नता दिखाई दे रहा है, कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाई दे रहा है। उसके अलावा ये देखिए जंतु में भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाई दे रहा है। जैसे कि ब्लू व्हेल को देखेंगे हम लोग तो इसका जो लंबाई होता है वो 35 मीटर होता है, साथ ही इसका जो वजन होता है वो 194 टन होता है। ठीक, तो इसी प्रकार से क्या होता है, हम लोगों को जीवों में बहुत ज़्यादा विभिन्नता दिखाई देती है। उसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो सिर्फ एक प्रजाति में भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा विभिन्नता दिखाई देती है। ठीक है, और प्रजाति में भी किसी एक प्रजाति में समानता के अलावा भी बहुत ज़्यादा विभिन्नता पाया जाता है या फिर असमानता पाया जाता है। ठीक है, तो इन सब को हम लोग कह देते हैं जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता क्या हो जाएगा, तो जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को ही जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों का हो जाएगा जैव विविधता। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई जीवों में विभिन्नता पाई जा रही है तो उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे या फिर उनका अध्ययन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं इसको साफ कर देता हूं और आगे देखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जीवों में विभिन्नता पाई जाती है, सब के सब जो जीव है वो एक ही प्रकार के नहीं है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे, ज्ञात कैसे करेंगे। सिर्फ देखने से तो काम चलता नहीं है, उनके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिक लोग जो हैं उनका काम ही होता है अध्ययन करना, खोज करना। ठीक है, तो इसी आधार पर जो है वैज्ञानिकों ने क्या किया था, एक पद्धति लाया था जिसको हम लोग कहते हैं वर्गीकरण। ठीक है, तो चूंकि हम लोग ये देखते हैं या फिर वैज्ञानिक लोगों ने ये देखा, प्रारंभ से ही चलता आ रहा है कि जीवों में बहुत ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है। तो इसी आधार पर वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया, अपने आसपास में देखा जीवों में कि बहुत ज़्यादा भिन्नता है ना, अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं वो क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो इसीलिए ये जो शब्द है वर्गीकरण, उसकी क्या हुई, आवश्यकता पड़ी। और ये जो वर्गीकरण जो है उसको, ये जो वर्गीकरण या फिर हम लोग इसको कहते हैं इंग्लिश में टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण या फिर टैक्सोनॉमी। तो ये जो शब्द है सर्वप्रथम यूज किया गया था डी कैंडोले के द्वारा। सबसे पहले डी कैंडोले सन 1813 में डी कैंडोले द्वारा क्या किया गया था, ये जो शब्द है वर्गीकरण या फिर टैक्सोनॉमी, उसका उपयोग किया गया था, जिसके आधार पर क्या किया जाता है, बहुत सारे जो जीव हैं उनको उनके लक्षणों के आधार पर, बाह्य लक्षणों के आधार पर, आंतरिक लक्षणों के आधार पर, उनके आवास स्थान के आधार पर, उनके साइज के आधार पर, शेप के आधार पर
और बहुत सारी कोशिकीय स्तर पर, ऊतक स्तर पर तथा अंग स्तर पर बहुत ज़्यादा क्लासिफाई करने का प्रयास किया जाता है। तो वर्गीकरण क्या हो जाएगा? तो वर्गीकरण जो है तो विज्ञान की वह शाखा, या फिर हम लोग कहेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण तथा अध्ययन तथा नामकरण किया जाता है। नामकरण किया जाता है। वर्गीकरण या फिर टेक्सोनॉमी जो शब्द है वो कहलाता है। इसको हम लोग वर्गीकरण या फिर वर्गीकी भी कहते हैं। तो इसका परिभाषा को हम लोग थोड़ा सा समझें तो क्या हो जाएगा? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण, कोई भी जीव को देख करके उसका वर्गीकरण, हाँ ये इस कैटेगरी में आता है या फिर इस लक्षण को फॉलो करता है, तो हम लोग इसको एक अलग से कैटेगरी बना देते हैं। तो वैसे ही उनका वर्गीकरण करना और वर्गीकरण के साथ में उनका अध्ययन करना कि कौन कौन सी इनमें जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, ये उनका अध्ययन हो जाएगा। उसके अलावा उनका नामकरण को हालांकि हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, जब हम लोग नामकरण प्रणाली के बारे में देखेंगे तब। तो उनका नामकरण, उसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये सब की सब जो प्रक्रियाएं हैं वो कहलाती है वर्गीकरण या फिर वर्गीकी। और इस शब्द को सबसे पहले दिया था डी कैंडोले ने सन 1813। चलिए, वर्गीकरण को समझने के लिए हम लोग अगर देखें कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे हम लोगों ने क्या कर दिया है, एक रूम है, उसमें अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को, जैसे प्लास्टिक की वस्तुओं को, लोहे की वस्तुओं को, लकड़ी की वस्तुओं को, रबर की वस्तुओं को, अलग अलग प्रकार के वस्तुओं को क्या कर दिया है, सबको उस कमरे में भर दिया है। अब हम लोगों को मान लेते हैं कि ज़रूरत पड़ेगा प्लास्टिक के वस्तुओं का, तो क्या करेंगे, उसमें पूरा भरा हुआ है, बिखरा हुआ है, तो उसमें से हम लोग प्लास्टिक का वो जो वस्तु है उसको खोजने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पूरे सभी जगह पर उसको खोजना पड़ेगा, जिसमें से हम लोगों को बहुत ज़्यादा लोहे की वस्तुओं को हटाना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार की जो हम लोगों ने रखा है वस्तु, जैसे लकड़ी की वस्तु, उन सब को भी हम लोगों को हटाना पड़ेगा और उसमें से छांट करके उस वस्तु को निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। उसके अलावा हम लोगों का जो समय है वो भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। तो इस पृथ्वी पर इतने सारे जो जातियां हैं वो पाई जाती हैं, तो उन सब का अध्ययन करना जो है हम लोगों के लिए आसान नहीं है। तो जिस प्रकार से हम लोग वो जो प्लास्टिक की वस्तु निकालने के लिए हम लोगों को समय लग जाता है तथा एनर्जी भी वेस्ट होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग वो जो इतनी सारी जो वस्तुएं हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। अर्थात ये हो जाएगा कि प्लास्टिक की वस्तुओं को एक जगह रख दिया जाए, लोहे की वस्तुओं को एक जगह रख दिया जाए, लकड़ी की वस्तुओं को अलग जगह रख दिया जाए, तो जिससे हम लोगों को क्या हो जाएगा, तो उसको खोजना, जिस वस्तु को हम लोग खोज रहे हैं, जैसे कि अपने को लोहे की वस्तु को निकालना है, तो हम लोग कहाँ ध्यान देंगे, जहाँ पास हम लोगों ने पूरे लोहे की वस्तुओं को रखा हुआ है, तो उस जगह पर हम लोग उसको ध्यान देंगे और वहाँ जा करके हम लोग आसानी से उसको खोज करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से सेम टू सेम जो कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होता है यहाँ पर वर्गीकी में, ठीक है। इसके हिसाब से क्या किया गया है कि कोई भी जो जीव है उनमें पाए जाने वाले समानता तथा विभिन्नता के आधार पर अलग अलग समूह जो है वो बनाया गया है और फिर उन समूहों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण किए गए हैं तैयार, और उनमें जो समानता दिखाई दे रहा है जिस जीव में, तो फिर उस आधार पर हम लोग उस जीव को उस कैटेगरी में या फिर उस समूहों में हम लोग रख देते हैं, ठीक है। तो यह कहलाता है हम लोगों का वर्गीकरण या फिर टेक्सोनॉमी कहलाता है, ठीक। अब हम लोग यदि देखें कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी या फिर वर्गीकरण के क्या क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो वर्गीकरण की सबसे पहले यदि हम लोग आवश्यकता के बारे में देखें तो हम लोगों को ये ज्ञात है कि यदि हम लोग किसी भी जीव के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एक इंडिविजुअल किसी भी जीव के बारे में पढ़ने के लिए हम लोगों को उनके बारे में पूर्ण तरीके से उनका जो अध्ययन है उसको करना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोगों को अध्ययन करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए वैज्ञानिकों के द्वारा क्या किया गया है कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के जीवों में जो जो लक्षण है, जो जो समानता है, जो जो विभिन्नता है, उस आधार पर समूह में बांट दिया गया है, ठीक है, समूह में बांट दिया गया है, उनका नाम भी रख दिया गया है।
और यदि कोई नया जीव मिल रहा है जिसका हम लोगों को अध्ययन करना है, और अगर उस जीव का जो लक्षण है या फिर विभिन्नता है, अगर बनाए गए कैटेगरी या फिर समूह के अंतर्गत आ रहा है उसका लक्षण, तो हम लोग आसानी से उसको उस समूह में रख करके उसका आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। इसीलिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि वर्गीकरण के क्या क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो वर्गीकरण के यदि हम लोग उद्देश्य के बारे में देखें तो पहला हो जाएगा जीवों के बीच स्थित संबंधों का अध्ययन करना। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी जो जीव होता है वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होता है, और हम लोगों को ये भी पता है कि आधुनिक जो जीव होता है वो कहीं ना कहीं पुराने या फिर अपने पूर्वज जो जीव हैं उनसे निर्मित होता है, क्योंकि जो विकास का जो क्रम है वो एक क्रमिक परिवर्तन होता है। एक क्रम में जो विकास है वो क्या होता है, प्रगतिशील होता है। ठीक है, तो पहला तो हो जाएगा हम लोगों के जीवों के बीच स्थित संबंधों का अध्ययन करने में। ठीक है, उसके अलावा वर्गीकरण का दूसरा उद्देश्य ये हो जाएगा कि जीवों की पहचान करना तथा उसका नामकरण करना। जैसे कि अपने को कोई क्या मिल गया है, नया जीव देखने को मिला है ना, तो उसको हम लोग पहचानेंगे कि हाँ ये जो जीव दिख रहा है वो कैसा है। ये प्लांट के कैटेगरी में होगा तो हम लोग इसको प्लांट के कैटेगरी में रखेंगे, एनिमल की कैटेगरी में रहेगा तो एनिमल की कैटेगरी में रखेंगे, और उसका हम लोग एक क्या करेंगे, प्रॉपर नामकरण करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए इस वर्गीकरण की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तथा ये उसका क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। अब यदि हम लोग ध्यान दें तीसरा, तो जीवन की उत्पत्ति की जानकारी। देखिए, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा हम लोगों को कि जीवन की उत्पत्ति की जानकारी के बारे में कैसे पता चलेगा। तो हम लोगों को जानना या फिर समझना ये है कि जो जीवन का जो विकास है, ठीक है, वो क्या होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग आगे में देखेंगे कि अभी जो जीव है, जैसे कि अपने पास आ जाता है मनुष्य, तो मनुष्य ऐसा तो नहीं है कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले मनुष्य ही बना होगा, है ना, या फिर डायरेक्ट आधुनिकतम मनुष्य बन गया, ऐसा तो है नहीं। धीरे धीरे जो विकास का जो क्रम है वो क्या होते जाता है, आगे बढ़ते जाता है, तथा नई नई जातियों की क्या होती जाती है, उत्पत्ति होते जाती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम लोग अभी जो आधुनिकतम मनुष्य जो है ना, तो हम लोगों को देख करके, हम लोगों का अध्ययन करके धीरे धीरे ये पता चलते जाएगा कि ये जो मनुष्य, आधुनिकतम मनुष्य जो है वो आया है तो कहाँ से आया है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है, हम लोग वैसे भी जानते हैं कि जो आधुनिकतम मनुष्य जो है वो क्या माना जाता है कि आदि मानव से निर्मित हुए हैं। ठीक है, कपिवंश से निर्मित हुए हैं। तो इस वजह से हम लोगों को ये भी पता चलता है कि कोई भी जो जीव है वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना। तो इस संदर्भ में हम लोग क्या कर सकते हैं, जीवन की उत्पत्ति के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, जीवों के विकास का क्रम निर्धारण तथा उसका अध्ययन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जीवों में जो परिवर्तन आता है या फिर जीवों में जो विकास होता है वह एक प्रकार का क्रमिक परिवर्तन है। क्रम से क्या होता है, क्रम निर्धारित होते 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 उस जीव में परिवर्तन होता है या फिर हम लोग बोलेंगे विकास होता है। तो उसके अध्ययन के लिए भी ये जो है वो आवश्यक है, वर्गीकरण। ठीक, अगला देखते हैं, संयोजक कड़ियों की श्रेणी में आने वाले जीव का निर्धारण। संयोजक कड़ी किन्हें कहेंगे, तो देखो जैसे कि यदि हम लोग ध्यान दें, संयोजक कड़ी किसको कहेंगे, तो दो अलग अलग समूहों को यदि कोई जीव क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तब हम लोग उसको कहेंगे कनेक्टिंग लिंक या फिर संयोजक कड़ी कहेंगे। जिस प्रकार से यदि हम लोग ध्यान दें वायरस के बारे में, तो वायरस जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं वायरस को। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वायरस में सजीवों के भी लक्षण मौजूद होते हैं और निर्जीव के भी लक्षण मौजूद होता है। क्योंकि वायरस क्या होता है, क्रिस्टली उसका संरचना होता है। यदि वह, वैसे तो वायरस जो होता है वो निर्जीव अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही उसका संपर्क किसी सजीव वस्तु से होता है वह सजीवों जैसा व्यवहार करने लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। उसके अलावा यदि हम लोग ध्यान दें तो युगलीना को हम लोग पौधे, पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो संयोजक जो कड़ियाँ हैं, इनमें जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, जैसे संयोजक कड़ियों की श्रेणी वाले जीव का क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं वर्गीकरण के द्वारा।
ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके अलावा यदि हम लोग देखें और क्या उद्देश्य है, तो देखिए पौधे व जंतुओं के विविधता तथा स्रोत की क्या की जा सकती है, इससे पहचान की जा सकती है। पौधे आए हैं तो कहाँ से आए हैं, है ना। यदि हम लोग ध्यान दें या फिर हम लोग जानते हैं कि प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, मोनेरा है, उसके अलावा प्रोटिस्टा है, उसके अलावा फंजाई है, तो ये सब के सब जो है वो अलग अलग किंगडम है ना। तो इनकी स्रोत क्या है ना, ये लोग जो हैं वो आए कहाँ से हैं, तो हम लोग वही मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो विकास है, जीवों में विकास का जो क्रम है वो क्या है, एक क्रमिक परिवर्तन होता है। मोनेरा जो जगत है उससे बना हुआ है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से फंजाई, फंजाई के बाद आ जाता है हम लोगों का प्लांटी, है ना, या फिर प्लांट्स, उसके अलावा फिर हम लोगों का आ जाएगा एनिमेलिया। तो एक क्रमिक परिवर्तन है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पौधे एवं जंतु में विविधता का तो अध्ययन करते ही करते हैं, उसके अलावा हम लोगों को इनके स्रोत के बारे में भी क्या होता है, पहचान होता है। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो वर्गीकरण है उसकी शुरुआत को देखते हैं कि वर्गीकरण का जो शुरुआत है वो किसने किया है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो अरस्तु है, अरस्तु ने सबसे पहले क्या किया था, बायोलॉजी को या फिर जो जीव विज्ञान है उसको दो भागों में बांटा था, है ना। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं वर्गीकरण के इतिहास के बारे में थोड़ा सा। तो वर्गीकरण के इतिहास में आज मैं आपको बताऊंगा अरस्तु के बारे में। तो अरस्तु ने क्या किया था, सबसे पहले जो जीव है उसको बांटने का कोशिश किया था, है ना। तो इनमें उन्होंने बांटा था जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। चलिए अब यदि हम लोग इसको देखेंगे तो अपने को ये लगता है कि जंतु जगत तथा पादप जगत को तो कैरोलस लिनियस ने बांटा था, है ना, या फिर कैरोलस लिनियस ने वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो उनके वर्गीकरण का जो उद्देश्य था वो दूसरा था, लेकिन अरस्तु के ये जो सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था वो अरस्तु ने किया था और इसका जो उद्देश्य है वो दूसरा था। इन्होंने क्या किया था, बाह्य लक्षण, बाह्य लक्षण प्लस आवास, इन दोनों के आधार पर क्या किया था, वर्गीकृत किया था जीवों को। तो अरस्तु का जो वर्गीकरण करने का जो उद्देश्य था, है ना, या फिर आधार था, वो क्या था, तो हम लोग कहेंगे एक तो जीवों के बाह्य लक्षण के आधार पर और दूसरा उसके आवास के आधार पर उसको वर्गीकृत करने का उनका आधार था। ठीक है, जिसमें से उन्होंने क्या किया था, तो जंतु जगत तथा पादप जगत को बांट दिया था। ठीक है, चलिए तो जंतु जगत में उन्होंने क्या किया था, जंतु जगत को फिर से उन्होंने दो भागों में बांटा था, जिसमें से पहला आ जाएगा हम लोगों का एनाइमा और दूसरा आ जाएगा इनाइमा। ठीक है, देखते हैं इसको, एनाइमा किसको कहेंगे, तो एनाइमा, ए वर्ड जहां कहीं बस भी आएगा हम लोगों को समझना है एब्सेंट। तो ये जो एनाइमा जो शब्द है इसका मतलब होता है कि कोई भी जो जीव है जिसमें क्या नहीं पाया जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे रक्त नहीं पाया जा रहा है, रक्त की वाहिकाएं नहीं पाई जा रही हैं, उसके अलावा आरबीसीज नहीं पाई जा रही हैं, ब्लड सेल्स। तो ये सब के सब जो हैं जिनमें एब्सेंट होगा पूरी तरीके से, उस जीव को इन्होंने एनाइमा में क्या कर दिया था, वर्गीकृत कर दिया था। उसके अलावा देखते हैं इनाइमा। ठीक है, तो इनाइमा में क्या हो जाएगा, तो जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो इनाइमा में जो रक्त की जो वाहिकाएं हैं, ठीक है, तो रक्त की वाहिकाएं, उसके अलावा आरबीसीज, उसके अलावा खुद ब्लड, उसके अलावा ब्लड प्लाज्मा, तो ये सब के सब क्या थे, उसमें मौजूद थे। ठीक है, और फिर उन जीवों को फिर इन्होंने ये जो इनाइमा है उसके अंतर्गत रख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और पादप जगत को तो उन्होंने बाह्य लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके अलावा यदि हम लोग और देखें वर्गीकरण के इतिहास के बारे में, तो फिर बाद में क्या किया था, थियोफ्रेस्टस, जिनको हम लोग कहते हैं पादप जगत का पितामह या फिर फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, तो थियोफ्रेस्टस ने क्या किया था, इन्होंने भी बाह्य लक्षण के आधार पर, बाह्य लक्षण के आधार पर जो पौधे हैं उनको क्लासिफाई किया था। ठीक है, उनको इन्होंने क्या किया था, तीन भागों में क्लासिफाई किया था, शाक,
झाड़ी तथा वृक्ष। ये जो है वो बाह्य लक्षण है कि नहीं है। शाक कहने का मतलब क्या आ जाएगा, शाकीय पौधे, ठीक है। शाक किनको कहेंगे, शाकीय पौधे, और इनका जो जीवन काल होता है वो क्या होता है, एकदम कम होता है, 1 वर्ष से कम, इसलिए हम लोग इनको कहते हैं 1 वर्षीय पौधे। ये जो पौधे हैं वो 1 वर्षीय पौधे कहलाएंगे, ठीक है, एनुअल प्लांट कहलाएंगे। उसके अलावा झाड़ी, झाड़ी जो होता है वो क्या हो जाएगा, तो झाड़ी, हालांकि हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो झाड़ी जो होता है वो इसी का विस्तृत रूप है झाड़ी का, है ना। ये क्या होते हैं, काष्ठीय भी होते हैं, और ये 1 वर्षीय और बहुवर्षीय दोनों होते हैं, ठीक है। उसके अलावा यदि हम लोग देखें वृक्ष को, ट्री को, तो ट्री क्या होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, काष्ठीय होते हैं, है ना, और अलग अलग प्रकार के इनमें क्या पाई जाती हैं, समानता पाई जाती है, ठीक है। यदि हम लोग देखें तो वैसे भी इनमें भी रूट पाया जाएगा अच्छे से, है ना। उसके अलावा स्टेम हालांकि इसमें ठीक तरीके से विकसित होता नहीं है, शाकीय में हम लोग देखें कि तना होगा ऐसा करके तो उतने अच्छे तरीके से नहीं होता है। झाड़ी में देखेंगे तो हाँ, रूट भी होगा, स्टेम भी होगा अच्छे से, है ना, लीफ भी होंगे, इनमें भी लीफ पाई जाएगी, पत्तियाँ, तो ये सब के सब पाया जाएगा। इनमें तो तीनों के तीनों पाई जाती हैं, रूट, स्टेम और लीफ, तीनों के तीनों जो है वो सुविकसित तरीके से क्या है, पाई जाती है। तो थियोफ्रेस्टस ने बाह्य लक्षणों के आधार पर भी जो पौधे हैं उनको भी क्या करने का कोशिश किया, तो कैटेगराइज करने का कोशिश किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम लोग क्लासीफाई करने वाले हैं जो जीवों को। तो ये तो अपना हो जाएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक इंट्रोडक्शन, और फिर अगले क्लासेस में हम लोग देखेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग कहेंगे द्विजगत वर्गीकरण, ठीक है। धन्यवाद।